पहले की फिल्में देखें तो शायद ये आवाज़ जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, ये आवाज़ वो आवाज़ नहीं थी उस वक्त। क्या बोलते हैं, खीरा को देख के खीरा रंग बदलता है। तो हम दोनों उनके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन मैं काफ़ी उनसे इस मामले में प्रभावित होता था और उसको हेल्दी कंपटीशन समझ के मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहा। तो नंबर 17 जो उसका हाईलाइट बना, वहाँ पे सुभाष का भी पूरा कॉन्फिडेंस था, लेकिन मैंने कहा ये कैसे होगा भाई, और वही हुआ 17 एंड लायन एंड 17, और वो तो यादगार बन गया। और बिल्कुल पॉलिटिकल इंसान नहीं थे वो तो स्टार थे साहेब। दोनों को भिड़ा दिया गया, शायद मुझे भिड़ा दिया गया उनके साथ, और अडवाणी जी की सीट से दिल्ली में। बहुत हमसे चिढ़े रहे, नाराज़ रहे, कितना मैंने मनाने की कोशिश की, मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की। कई लोग पूछते हैं कि आप विलन से हीरो कैसे बन गए। मैं कहता हूँ, मैंने पहली बार फिल्मों के इतिहास में हुआ होगा, चाहे दुनिया में लोग कहते हैं कि आज तक किसी विलन की एंट्री पे क्लैप नहीं बजती थी जो हमारी एंट्री में बजती थी। तो अपना सिद्धांत बोले कि पंगा बोले कि एक अकड़ थी, एरोगेंस था ये, और जो डिफीट नहीं होने वाला कैरेक्टर, तो हमने कहा उस डिफीट नहीं होने वाले कैरेक्टर तो डिफीट हो गई यहाँ पे। अगर फावड़ा गया अंदर, अगर शशि जी का आने में देर हो गया तो मैं बोला बालों में कौन सा तेल लगाता है, वो लुक भी याद है धर्म जी, मैं तेल नहीं लगाता। अरे रे रे रे, तो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया मामला। Shatrudi, I must thank you first and foremost for sitting down with me for this long interview. Thank you. And we need not tell you that you have to be frank and bold in this interview. You are known for that. And I must tell you, I'm really feeling honored to sit opposite a legend like you. Great pleasure, honor. Thank you very much. You know, before I start asking you the questions, I must add up here that your personality, your high octane dialogues, your voice, your personality, your screen presence, ये जो एक रौब था, ये जो अभी भी है कि आप रूम में आते हैं तो हेड्स टर्न, और अगर किसी ने नहीं देखा उसका हेड वो साइड है तो आपकी आवाज़ इज मोर देन इनफ। आज आवाज़ थोड़ी सी बैठी हुई है, 2-4 दिन कुछ प्रोग्राम में गया तो कुछ ज़्यादा बोलता रहा इन दिनों, तो आवाज़ में, लेकिन आज बेहतर है। तो मैंने सोचा कि आज आपसे बात कर सकता हूँ, इसलिए आपको आज बुलाया हमने। कल हमारा प्रोग्राम रखा हुआ था वो कैंसिल करना पड़ा, आवाज़ काफ़ी बैठी हुई थी, लेकिन आज बेटर है। और वैसे जो आप कहते हैं आवाज़ की तारीफ़ कर रहे हैं, या पर्सनालिटी इन टोटलिटी की जो तारीफ़ कर रहे हैं, एक तरफ तो मैं बहुत आपको आभार आपका कि आप इतनी कदर कर रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ इसके पीछे थोड़ी मेहनत भी है, अभ्यास भी है, रियाज भी है, और योगा भी है, आप गले का और आवाज़ का और सेहत का ख्याल रखना भी है इसके पीछे, तो सब मिला जुला कर ही ये हुआ है। बहरहाल आई एम इंडीड वेरी थैंकफुल टू यू कि आपने इतनी तारीफ की। Well, I can only ask you, you know, at the very start that this voice of yours, this height, this body, did people tell you in school, in college, your friends कि कुछ बात है, इसको कैपिटलाइज करो? नहीं, आवाज़ ये बाद में FTII में भी गया था, तो जब ट्रेनिंग ले रहा था तो कुछ लोगों ने ये ज़रूर देखा पाया कि इसमें स्कोप है इसको बेहतर करने का। उसके कुछ एक्सरसाइजेज, कुछ योगा का, चाहे ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज, ये हमें सजेस्ट किया गया हमारे टीचर्स जो थे, और ख़ासकर हमारे जो ऑल टाइम ग्रेट टीचर रोशन तनेजा साहब,
या वहाँ पे शंभूनाथ जी थे जो हम लोग को बहुत योगा वगैरह कराते थे। तो उन्होंने स्कोप पाया, मेरी पर्सनालिटी में स्कोप दिखा कि इसमें मॉड्यूलेशन का, चाहे रिच वॉइस का या वॉइस कल्चर का बेहतर इस्तेमाल आवाज़ के इफ़ेक्ट पे हो सकता है। इसलिए इन्होंने हमें बहुत सजेस्ट किया। लेकिन अगर आप मेरी कुछ पहले की फिल्में देखें तो शायद ये आवाज़ जिसकी आप प्रशंसा कर रहे हैं, ये आवाज़ वो आवाज़ नहीं थी उस वक्त। आप खिलौना देख लें, चाहे मेरे अपने भी देख लें, शुरू उस वक्त डेवलप हो रहा था। साजन फिल्म देख लें, मोहन सहगल साहब, स्वर्गीय मोहन सहगल साहब की साजन फिल्म, जिसमें मैं पुलिस इंस्पेक्टर का रोल था, उसमें आउटस्टैंडिंग रोल था ना, ज़्यादा वक्त मैं फ्रेम के बाहर ही खड़ा था। लेकिन बहरहाल लोगों ने इसमें नोटिस किया। प्रेम पुजारी, देव साहब ने एक छोटा मगर इम्पैक्टफुल रोल दिया था पाकिस्तानी कर्नल का। इन फिल्मों में देखें और अभी बाद की फिल्मों में देखें, जैसे रामपुर का लक्ष्मण या भाइयों तो ऐसा, हा गले लग जा, इस वक्त करीब करीब डेवलपिंग नेशन से जैसे लोग डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ पहुंचते हैं, तो मैं भी डेवलपिंग नेशन आवाज़ जो उस समय इम्प्रूव हो रही थी उससे काफ़ी इम्प्रूव तो हो गई थी। लेकिन ये बाद में है, धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते या बनते बनते वो घड़ी आई है। तो आपको क्या लगता है वो कौन सी फिल्म थी जो वो आवाज़ द शत्रुघ्न सिन्हा वॉइस इस्टेब्लिश हो गई? अब मैंने तो इतना गौर नहीं किया है, लेकिन मुझे लगता है धीरे धीरे से कालीचरण, विश्वनाथ में काफ़ी पर्सनैलिटी ही डेवलप हो रही थी और काफ़ी डेवलप हो चुकी थी। और बहुत लोग हमको इनकरेज करते, हमारे फैमिली फ्रेंड थे सुभाष घई, जिन्होंने डायरेक्ट की फिल्म कालीचरण या विश्वनाथ, या फिर बाद में हमारे साथ किया उन्होंने गौतम गोविंदा। ये फिल्में में इन्होंने बहुत अप्रिशिएट किया, इनकरेज किया, लोगों ने मोटिवेट किया और बेहतरी के लिए। तो फिर धीरे 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 एक वॉइस की कदर भी सही मायने में पता चला कि एक सही मायने में वॉइस की कदर क्या होती है, और उसका इम्पैक्ट भी बढ़ता गया लोगों पे और पड़ता गया इम्पैक्ट। और इस तरह से हम भी इनकरेज हुए और आगे बढ़ते गए। और फिर बाद में आप जो फिल्में देखेंगे, जैसे हमारे संघर्ष के दिनों के साथी अमिताभ बच्चन, उनकी तो खैर आवाज़ खुद ही बहुत अच्छे हैं, उनकी आवाज़ भी बहुत अच्छी है और हमारे संघर्ष के दिनों के साथी हैं। तो उनके साथ जब हम लोग काम करने लगे या बढ़ने लगे, कई फिल्में साथ की हैं, तो क्या बोलते हैं, खीरा को देख के खीरा रंग बदलता है। तो हम दोनों उनके बारे में तो नहीं कहूँगा, लेकिन मैं काफ़ी उनसे इस मामले में प्रभावित होता था और उसको हेल्दी कंपटीशन समझ के मैं अपने आप को और इम्प्रूव करने की कोशिश करता रहा। इसलिए आप देखें कि बाद की और अभी की बहुत सारी फिल्में आई हैं, उसमें रंग ही कुछ और है। We'll come to those films which you did with Mr. Amitabh Bachchan. But before that, let's recall the first meeting you had with Mr. Subhash Ghai. What were your first impressions? Very good impression in the sense कि Subhash Ghai is today also I would say is one of the best actors we have. दरअसल वो एक्टिंग कोर्स में ही फिल्म इंस्टीट्यूट में थे, मुझसे सीनियर थे वो और 2 साल सीनियर थे। वो पास आउट कर रहे थे और मैं एंट्री ले रहा था वहाँ पे। लेकिन उस वक्त उनकी दोस्ती हो गई, हमारी दोस्ती हो गई, कुछ मुलाकातें हुई और मैं उनके बारे में कुछ कहानियाँ सुनता था, जैसे लोग बाद में शायद मेरे बारे में कहानियाँ सुनते होंगे FTII में, फिल्म इंस्टीट्यूट में। और वो हमारे से लोगों का सेंस ऑफ एक्टिंग के साथ साथ मुझे वो लोग बहुत पसंद आते थे शुरू से, जिनके अंदर सेंस ऑफ ह्यूमर अच्छा हो। और जैसे सुभाष घई एक्टर तो अच्छे थे ही, उस समय डायरेक्शन की बात नहीं थी, अच्छे एक्टर थे और बहुत बढ़िया उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था, आर्ट ऑफ कन्वर्सेशन था। हम लोग जब बैठते थे, धीरे धीरे रोज़ मुलाकातें शुरू हुई। वो पास करके जब यहाँ आते थे और मैं पास करके जब आया यहाँ पे, उस बीच में उस समय कोई क्लब के मेंबर्स तो थे नहीं हम लोग, तो कहाँ मिलते थे, मुझे तो आता भी नहीं था।
तो होता तो उस समय प्रोहिबिशन का ज़माना था, तो सुभाष घई का फरमान आता था, और कुछ और इंटेलेक्चुअल अच्छे अच्छे दोस्त थे उस समय, सीनियर्स हमारे, जैसे ग्रेट सिनेमाटोग्राफर के महाजन, उसी तरह और कुछ लोग थे हमारे। एक स्वर्गीय दोस्त जो अब नहीं रहे दुनिया में, विपिन उपाध्याय, वो भी एक्टर बनने आए थे यहाँ पर। वो दोस्त थे हमारे, बहुत अच्छे दोस्त, आज फिल्म सिटी में रहते हैं वो, योगी भी। हम लोग सब शाम को मिलते थे, वो हमारे साथ ही रहते थे, हम जिस लॉज में थे विपिन वहीं रहते थे, तो हम लोग साथ मिलते थे, इकट्ठे होते थे। लेकिन इस बीच और कुछ बातें हुई। सुभाष घई उनका बहुत ज़बरदस्त इश्क चल रहा था FTI के दौरान ही, जो अब हमारी भाभी बनी, बाद में उनसे शादी हुई, रेहाना भाभी, जिनके नाम पे है आज मुक्ता आर्ट्स। तो वो रेहाना भाभी से मुलाकात होती थी, और हम लोग का इंस्ट्रक्शन था कि वहाँ ख़ास ख्याल रखा जाए, ये तो आगे थे पुणे से मुंबई, ख़ास ख्याल रखा जाए। तो हनुमान जी की तरह हम लोग अपनी रेहाना भाभी का बहुत ख़ास ख्याल रखते थे वहाँ जब जाते थे। कोई ज़रूरत हो, कुछ बात हो कम्युनिकेशन के मामले में, कहीं बाहर जाना, चाहे इंस्टीट्यूट आ रही हैं वो, तो उनका हम लोग सब सिपाही बन के तैयारी करते हो। सीनियर भी तो थे सुभाष के। बस धीरे धीरे इतनी दोस्ती हुई कि बाद में जब मैं थोड़ा थोड़ा स्टारडम की ओर जा रहा था या पहुंच रहा, मेरे पास एक सेकंड हैंड गाड़ी आ गई थी। तो एक गाड़ी तो पहले थी, उसके बाद दूसरी गाड़ी खरीदी थी, वो देखने में बहुत सुंदर गाड़ी थी। वो कहने में बड़ा जोश आता था कि साहब शर्मिला टैगोर की गाड़ी ली है, और शर्मिला टैगोर की गाड़ी खरीदी थी, फोर्ड कॉन्सल, और उसका नंबर था 315। तो साहब सुभाष घई का ये शादी हुई, और यहाँ पे जूह स्कीम में, जहाँ आज आपसे साक्षात्कार हो रहा है, इंटरव्यू हो रहा है, बगल में ही रहते थे। बहुत बढ़िया आदमी, इंसान, स्वर्गीय गुरुदत्त के भाई आत्माराम जी, उनकी फिल्म लोग कर रहे थे। कोई फिल्म थी जो न्यू कमर्स की हो रही थी, सुभाष घई की, और इसलिए उनकी पहचान थी, हमारी भी बहुत पहचान थी। हम लोग अच्छा लग रहा था कि आत्माराम जी ने इन लोगों को ब्रेक दिया है, इनके साथ नए नए लोग हैं, इनको काम दिया है। उसमें पेंटल भी थे, उसमें असरानी भी थे, उसमें बलदेव खोसा भी थे, अच्छे अच्छे लोग थे सब। पूना इंस्टीट्यूट के कुछ हमारे जूनियर्स थे, कुछ हमारे सीनियर्स थे। तो ये लोग के शादी हुई, तो आज भी सुभाष घई भी जिक्र करते हैं और मैं भी करता हूँ कि उनकी शादी में जो गाड़ी इस्तेमाल हुई थी उनकी, आत्माराम जी के घर पे, उसका वो गाड़ी हमारी थी फोर्ड कॉन्सल 315। और तो वो कहते भी हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा की गाड़ी जो थी वहाँ आई। तो ऐसे बहुत दोस्ती हुई, बहुत अच्छा रहा, और धीरे धीरे वो राइटर बन गए। स्ट्रगल कर रहे थे, बाद में उनकी फिल्में उतनी चली नहीं अनफॉर्चुनेटली, हालांकि बहुत डिज़र्विंग थे, मैं कहूँगा। बहुत सारी वो फिल्में कर रहे थे, उसके काबिल थे वो। मैं अच्छा एक्टर उनको मानता था, और आज भी मानता हूँ उनको। लेकिन जब स्ट्रगल डेज में होता है, उनके अंदर वो हिम्मत थी, लगन थी, और उनको विश्वास था, उनको भी ये विश्वास था कि एक दिन वो कुछ बनेंगे। तो उन्होंने कहानियाँ उन्होंने लिखनी शुरू की। कई कहानियों में तो मैंने भी काम किया, जैसे खान दोस्त था, दुलाल गुहा की मैंने लिखी हुई, और एक कालीचरण मुनि की लिखी उनकी, और उनके भल्ला थे, दोनों मिलकर, दोनों दोस्त थे, बीबी भल्ला, कॉमेडियन भी थे, एक्टर भी थे, उनके साथ ये लोग करते, तो अच्छा था। और ये कालीचरण फिल्म, लेकिन कालीचरण में ज़रूर ये हुआ कि हमने कुछ हद तक दोस्ती निभाई, क्योंकि उस सुना मैंने बाद में कि कालीचरण फिल्म जो है पहले कई लोगों ने ना कर दी थी। Is it true that he wanted Rajesh Khanna there? क्वाइट पॉसिबल, हो सकता है कि कुछ लोगों ने ना कर दी थी, लेकिन उसमें ना करने का ऐसा नहीं था कि मैं सब्जेक्ट पे कोई टीका टिप्पणी कर रहा हूँ। ना कर दी थी इसलिए कि वो सुभाष घई खुद नए थे, और उनकी यही ख्वाहिश थी कि खुद डायरेक्ट करेंगे। तो आप बताइए, उतने बड़े बड़े स्टार्स, वो खुद डायरेक्ट करेगा, एक नया लड़का, तो वो कंपन, वो घबराहट स्वाभाविक था। उन्होंने सब ना कर दिया, और इधर इनको बड़ी मुश्किल से लेट एंड ग्रेट एन सिप्पी, वो कौन थी, वो बड़ी बड़ी फिल्में बनी, पारस, तो
उन्होंने जब उसको कहा कि भाई बताओ सेटअप क्या है तुम्हारे पास, इतने बड़े डायरेक्टर प्रोड्यूसर थे, इतने बड़े प्रोड्यूसर, हीरो कौन है, हीरो कौन है, सेटअप क्या है तुम्हारा। तो एक दिन वो रात में आए हमारे, कहीं हमने कहा, उनको लगा चिराग तले अंधेरा। मैं उस वक्त तक तो स्टार बन चुका था, ये नहीं था कि मैं नया था, कोई स्टार हो नाम हो चुका था। हमारी आदमी सड़क का, जिसके बगैर, जिसके गाने के बगैर आज तक कोई फिल्म कोई शादी कंप्लीट नहीं होती, आज मेरे यार की शादी है, या वो सुपरहिट फिल्म मुझे स्वर्गीय गोयल साहब की, देवेंद्र गोयल जी की आदमी सड़क का हिट हो चुकी थी, संग्राम रतन मोहन जी की संग्राम हिट हो चुकी थी, बड़ी अच्छी अच्छी फिल्में हमारी कितनी आ चुकी थी, समझौता, मेरे अपने समय स्टार बन चुका था, बड़ी बड़ी फिल्में एकदम। तो उस समय ये फिल्म उनको लगा चिराग तले अंधेरा, इतना अच्छा दोस्त, इसी को कहते हैं, कोशिश करते हैं। तो आए, उन्होंने कोशिश की, बात की मुझसे। अब मैं उन दिनों बहुत बिजी था, 3-3 4-4 शिफ्टें करता था। तो सुभाष जी ठीक कहते हैं कि शत्रुघ्न सिन्हा तो कहानी सुनते सुनते सो गए थे। सही है, मैं सो गया था, लेकिन वो सच कहते हैं, आधा सच कहते हैं, पूरा सच नहीं कहते वो, कि मैं रात के, वो उन्होंने ठान ली कि आज तो कहानी सुना के ही जाऊंगा, और मेरे घर पे आ गए, इंतज़ार कर रहे थे। रात के 2 बजे तक वो इंतज़ार करते रहे, फिर लगा कि शायद मेरा पैकअप हो गया है, तो 2 बजे के बाद वो लौटे। मैं लौटा, आने के बाद नहाया वहाया, थोड़ा ये करके एकदम, और उसके बाद करीब 3, सवा 3, 4 बजे मॉर्निंग में कहानी सुननी शुरू की हमने। कहानी सुनते सुनते, जाहिर है कोई रामायण या गीता तो सुन नहीं रहा था मैं, ब्रह्म मुहूर्त में सुन ज़रूर रहा था, सुनते सुनते सो गया मैं। लेकिन वो चले गए। हाँ, सुना, कैसे लगा, मुझे बहुत अच्छी लगी, सो गया। लेकिन मैंने दोस्ती निभाई। नेक्स्ट डे नारी सिप्पी ने मुझसे, उन्होंने कहा कुछ सुना दिया है और वो करेंगे। हमने कहा जाओ, करूँगा ना, फिक्र मत करो, ये सब्जेक्ट करूँगा मैं, आपके साथ ही करूँगा, आप डायरेक्टर होगे तो ही करूँगा। नारी सिप्पी साहब का फ़ोन आया नेक्स्ट डे कि शत्रु करोगे ये फिल्म, ये तो बोल रहा है कि तुमने हाँ कर दिया भाई, शाबाश, वेरी गुड। हमने कहा नहीं करूँगा क्या, बहुत अच्छा है, और ये है वो है, इतना बढ़िया सब्जेक्ट है, और अगर आप सुभाष घई को ही लेंगे तभी करूँगा नारी भाई, वरना मैं नहीं करूँगा। सुभाष घई वो डायरेक्ट करेगा, ऐसा नहीं कोई आइडिया बदल दें, चेंज कर दें। खैर, कटिंग इट शॉर्ट, वो हुआ। लेकिन एक चीज़ और मैं तारीफ करूँगा इस मामले में, इस फिल्म के मामले में, कि ये सुभाष घई जो हाईलाइट थे फिल्म का, जो हाईलाइट बना आज भी, LION, नंबर 17, हाँ, तो नंबर 17 जो उसका हाईलाइट बना, वहां पे सुभाष घई को पूरा कॉन्फिडेंस था। लेकिन मैंने कहा ये कैसे होगा भाई, नंबर 17, उसको लायन क्यों पढ़ रहे हैं, तो फलाना में डॉट कहा गया, सिनेमैटिक लिबर्टी की तो मैंने बात ही छोड़ दी, कि फुल स्टॉप कहा गया, डॉट कहा गया, इस तरह की बातें की। मैं अड़ गया कि लेकिन मैं फिल्म करूँगा, जो मैंने कहा है तो मैं करूँगा, और आपके साथ ही करूँगा, आप ही डायरेक्ट करोगे, लेकिन मुझे ये बात पसंद नहीं है, आप देखो जैसे हो संभाल लेना। बट आई मस्ट गिव फुल क्रेडिट टू सुभाष घई, और फॉर दैट मैटर जो इनकी टीम थी सुभाष घई की, कि जिस बात पे वो अड़े रहे, और वही हुआ 17 एंड लायन एंड 17, और वो तो यादगार बन गई वो। तुम वैसा, तो मैं अपना, आप क्या कहोगे उसको, एरर, जजमेंट का एरर कहो, जैसा मेरी त्रुटि कहो, मेरी गलती कहो, या नासमझी कहो, उसी पे तो वो पूरी फिल्म आधारित है, कि वो 17, वो जो पर्ची हॉस्पिटल में डेविड जो देखता है, और एंड में जो आप वो डांस कर रहे हैं और वो घूम रहे हैं चक्कर, और वो जो जिस अंदाज में आप टर्न करते हो, वैसे जो आपका स्टाइल है, वो अभी तक मुझे नहीं भूला है। और दैट इज द ब्यूटी ऑफ द होल फिल्म। यस, इसलिए मैं उसका मैं फुल क्रेडिट देता हूँ मैं सुभाष घई को। तो वो दोस्ती रही, फिर चला, कुछ होता है दोस्ती में, कभी कभी थोड़ी थकान भी आ जाती है रिश्तों में। तो हो सकता है कि कालीचरण के बाद विश्वनाथ बड़ी सुपरहिट रही, ब्लॉकबस्टर्स रही, उसके बाद वो भी बड़ी अच्छी गई,
तीसरी फिल्म गौतम गोविंदा, उसमें बड़े बड़े लोग थे, प्रेमनाथ जी, वो तो बड़े बड़े लोग तो खाली कालीचरण में भी थे, प्रेमनाथ थे, अजीत अंकल थे, सब लोग थे उसमें कालीचरण में। वो हीरोइन तो रीना रॉय थी और अलका थी उसमें, जो सिस्टर का रोल कर रही थी, और ऐसे बहुत अच्छे अच्छे लोग थे उसमें। उसी तरह विश्वनाथ में बहुत बड़े बड़े लोग थे। लेकिन गौतम गोविंदा में बड़ा आनंद आया कि शशि कपूर एक तरफ और प्रेमनाथ जी, इतना बढ़िया इतना बढ़िया, बहुत मानते थे मुझको। लेकिन उसका सबसे ज़्यादा मुझको याद है, और सुभाष की भी बहुत तारीफ करते हैं, कि पहाड़ियों पे, और मुझे बहुत मानती थी, हम सब उनको बहुत मानते रहे, निरूपा राय जी को। निरूपा रॉय वो मेरी माँ का रोल कर रही थी, है मेरी क्या, हमारी, शशि की भी, शशि कपूर की भी, वो तो हर पिक्चर में थी ऑलमोस्ट। हाँ। उनको मुझे सबसे ज़्यादा याद आता है, और सुभाष घई को भी पूछता था कैसे कर गए पहाड़ियों पे, उनको कंधे पे उठा के। वो जिद में कि मैं जेलस हो गया कि मेरे भाई को, उसको शशि को शायद ज़्यादा प्यार देती है, मुझको उतना प्यार नहीं देती हैं, ये कहता मैं वहाँ नहीं रहने दूंगा तुमको। ये करके माँ को बहुत मानता था फिल्म में, गौतम गोविंदा में, तेरा बिटवा जवान हो गया, जवान हुई गवा। तो वहाँ पे कंधे पे उठा के पहाड़ियों पे जो दौड़ा था, वो सुभाष की कहता, उसमें कोई डुप्लीकेट नहीं, सब रियल था। तो आते सुभाष जी कहते हैं कि वो कैसे किया, कैसे उठा के दौड़ा, और एक दो टेक, ऐसा नहीं कि एक ही टेक हुआ, कई टेक हुए। तो वो बहुत उसे, अब वैसे पिक्चर भी बहुत अच्छी थी। और सबसे बड़ी बात है, अभी जिक्र किया तेरा बिटवा जवान होई गवा, ये गाना वो मेरी माँ को बहुत मानते थे, अम्मा बोलते थे हमारी माँ को। तो वो आई हुई थी, तो उनको देख के कहता था कि इनकी शादी करवा दीजिए, सुभाष घई। और इससे बात निकलते निकलते वो कहेंगे तुम लोग करवाओ ना, ये तो करता ही नहीं, मानते नहीं है हमारे बारे में। तो ये करके तो अम्मा के लिए उसने फिर गाना लिख के लाया, सुनाया, उसने लिखवाया और सुनाया, तेरा बिटवा जवान हुई गवा, माँ मोरी शादी करवा दे। तो ये करके, तो ये अच्छा, तो पूरे पिक्चराइजेशन में जब गाना पिक्चराइज हो रहा था, तो मेरी अम्मा यानी मेरी स्वर्गीय माँ वहाँ बैठी हुई थी पूरा। तो ये दोस्ती में थकान क्यों आई? अब आ जाती है, कोई बात नहीं, कभी कभी खुमार हो जाता है, कभी स्टारडम का सुरूर हो जाता है, कभी दोस्तों में आपस में ही कुछ दिन के लिए खटपट हो जाती है, बट इसके लिए कोई किसी को ब्लेम नहीं करता है और ना करना चाहिए। अभी ये ठीक है, लेकिन आज फिर हम लोग बहुत अच्छे, अब तो हम लोग दोस्त ही नहीं है, फैमिली फ्रेंड्स हैं। वो तो हमारी पत्नी को राखी बंधवाते हैं, और सबसे बड़ी बात है कि आज तक एक बार भी ऐसा नहीं हुआ होगा सालों में 35 साल हो कि 40 साल हो कि 25 किया हो, एक बार मिस किया नहीं, मिस किया। सुभाष के कितने बिजी रहे हैं, रिकॉर्डिंग चल रही, रिकॉर्डिंग के बाद देर से आए हैं, चाहे बहुत हुआ एक आध बार घर पे बुला लिया है कि ये करके हम उधर से आते हैं, तुम इधर से आओ, और राखी उन्होंने हमेशा किया। तो वाइफ के बहुत बहुत फेवरेट भाई रहे। तो हमें आज सुभाष घई जैसा कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, और हमको, हमारे दिल में उनके लिए बहुत ही शुभकामनाएं हैं। मुझसे अगर छोटे होते तो मैं कहता मेरा पूरा शुभाशीष है उनके साथ। Your wife has played a very important role in your friendships. I believe that she got you reconciled with Rekha also. There was some misunderstanding. अरे होता है तो, कहाँ नहीं, ये सब थोड़ी बहुत बातें होती हैं, चाहे रेखा हो, हाँ, बट दे ऑल नाइस पीपल। फिर क्या होता है कि वहाँ क्या हुआ था? वहाँ क्या हुआ था? अरे पुरानी बातें हो गई। अभी अच्छा, वी हैव, वो मुझे बहुत मानती हैं रेखा, मैं बहुत मानता हूँ उनको, कदर करता हूँ, वो हमारी बहुत कदर करती हैं, मुझे फ़ोन करते रहे। और वाइफ ने, हाँ, वाइफ के साथ उनका बहुत अच्छा रहा है रिश्ता, वाइफ से। नॉट ओनली दैट, उन लोग तो बर्थडे भी सेम है उन दोनों का। तो वो लोग बर्थडे फ्रेंड्स तो हैं ही वो लोग, और दोनों मिलते हैं उस दिन। कई बार यहाँ भी आई है रेखा। आप दिल में कोई गिरा, देखिए, आप किसी फील्ड में हो, आप अपने फील्ड में हो, जो आज से 15, 20 साल, 25 साल पहले की फीलिंग होती है कई बार, जिन कारणों से धीरे धीरे जब मैच्योरिटी आती है, तो मैच्योरिटी का तकाजा होता है कि इनसे आप आगे बढ़ते हैं, ऊपर निकलते हैं। फिर ये है कि आज अगर आप मुझसे पूछें कि किसी के लिए मेरे दिल में कोई गिला या शिकवा या
कोई कंप्लेन ना, किसी के लिए नहीं। अब तो मुझे लगता है सामने वाला अगर बहुत तरक्की कर रहा है, हो सकता है इसमें इसके पीछे मेरा योगा का भी हाथ हो, जो योग अभ्यास करता रहता हूँ, जो मैं प्रीच करता हूँ, प्रमोट करता हूँ और प्रैक्टिस करता हूँ, हो सकता है इसका प्रभाव भी हो। लेकिन अब आप मुझसे पूछें सामने वाला बहुत अच्छा कर रहा है, सामने वाले का बहुत नाम हो रहा है, सामने वाले, तो मुझे खुशी होती है। और कहीं सामने वाले को उतना अच्छा ना हो रहा हो, तो एक ज़माना था लोग शैम्पेन खोलते थे, किसी की पिक्चर नहीं चलती थी, किसी फिल्म इंडस्ट्री में अच्छे अच्छे लोग करते थे, अरे पिक्चर पिट गई उसकी, अरे ये भूल जाते थे कि कल उसी सर्कल में उनका भी नंबर आने वाला है। हिट फ्लॉप जो है पार्ट ऑफ लाइफ है यहाँ पे। तो पहले होता था शैम्पेन खुलता था, लोग पार्टियां करते थे, पिक्चर चलने के लिए नहीं, सामने वाले की पिक्चर पिटने के लिए भी। लेकिन अब मैं उसका सर्कल का हिस्सा नहीं बन सकता हूँ। शायद पहले कभी हंस भी लिया होगा, अब नहीं। अभी मुझे लगता है हमको ये, जैसा मैंने कहा कि पता है एक दिन आप भी वहीं आने वाले, उसी रास्ते से गुजरने वाले हैं, उसी ऊंचाई से नीचे आने वाले हैं, फिर शायद यही लोग मिलेंगे आपको। तो ये समझ आती है, कई बार देर से आती है, बहरहाल देर से आती है मगर दुरुस्त आती है। You spoke about not using the duplicate, when you were carrying Nirupa Roy ji up the hill. There was a very interesting incident that Rishi Kapoor narrated in one of his interviews that in Naseeb आपके डांस के लिए एक डुप्लीकेट यूज़ किया गया था और आपको सबसे ज़्यादा क्रेडिट आपको ही मिला उस डांस के लिए। सब लोगों ने लिखा कि अरे शत्रु जी ने क्या डांस किया है, उनको पता नहीं था। हाँ, अच्छा है। ऋषि मुझे बहुत बहुत अच्छा लगता था। ऋषि बहुत करीब था मेरे, कितने बहुत ही करीब था, मैं बहुत मानता था। ऐसे भी मैं, दुनिया जानती है शुरू से, जैसे मैं कहता हूँ राज कपूर का मैं दीवाना था, दीवाना हूँ और हमेशा दीवाना रहूँगा। तो उसी तरह राज कपूर के पूरे परिवार का मैं ज़बरदस्त कदरदान रहा हूँ। राज कपूर का तो मैं जब बच्चा था तो उनके साउंड रिकॉर्डिस्ट का भी नाम जानता था, उनके एडिटर का भी नाम जानता था। उनके अलाउद्दीन खान साहब जब उनकी डेथ हुई तो मुझे याद आया रही तो राज कपूर साहब के साथ काम करते थे ये करके। और शैलेंद्र, हसरत जयपुरी जितने लिखने में, मैं राज कपूर का और पृथ्वीराज कपूर, पहला स्टारी ज़िंदगी में मैंने देखा था, पृथ्वीराज कपूर को देखा था। और जब राज कपूर को देखा था तो पागल हो गया था। हालांकि मुझसे कितने बड़े थे वो, ये मेरा सौभाग्य था कि उनके साथ वो फिल्म में काम करने का मौका मिला मुझको, खान दोस्त में। वो मेरी वजह से ही माने वो, वरना काम बहुत कम करते थे ना फिल्म में वो। और आप घर पे पहुंच गए उनके? आप घर पे पहुंच गए उनके? हाँ, लेकिन मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर उनको बहुत पसंद था, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर, बड़ी दोस्ती हुई होगी बहुत गहरी। तो ऋषि कपूर तो मुझे बहुत पसंद रहा है। एक तो कलाकार बहुत अच्छा था ऋषि कपूर, ऊपर से राज कपूर साहब का बेटा, सुपर एक्टर, तो बहुत बढ़िया। तो वो ठीक कह रहे हैं, जरा भी ऋषि कपूर की बातों में या कहानी जो बताई है उन्होंने बना के नहीं बताई है, कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो डांसिंग में आपको तकलीफ होती थी उन दिनों में? वो डांस का इतना इम्पोर्टेंस नहीं था। मैंने अभी आपने कहा गौतम गोविंदा में हमारे दोस्त प्रहलाद नीलानी साहब की बहुत फिल्मों में डांस किया हमने, ऐसा नहीं कि नहीं किया है। लेकिन हाँ, गिवन ए चांस, चॉइस एंड प्रायोरिटी, प्राथमिकता के आधार पे मैं कोशिश करता था कि अगर थोड़ा अवॉइड कर सकूं तो। अब उस फिल्म का जो आप जिक्र कर रहे हैं ऋषि कपूर वाली, नसीब, और वो ग्रेट डायरेक्टर, लेट एंड ग्रेट मनमोहन देसाई, अब अचानक उन्होंने वहाँ कमल डांस मास्टर थे, बहुत पॉपुलर थे, बहुत अच्छे थे कमल। तो 2-3 डांस मास्टर हम लोग को बहुत पसंद थे, एक कमल, एक PL राज जिनका बेटा बहुत अच्छा सिंगर है, और एक सुरेश थे। ये लोग हम लोग के साथ ज़्यादा पाला इन्हीं लोग का पड़ता था। राजेश खन्ना के फेवरेट थे सुरेश, और कमल भी थे, और हम लोग के थे कमल और PL राज। तो कमल ने वहीं सजेस्ट किया बात करते करते कि अरे इसको ये कर देते हैं, अमिताभ का ये कर देते हैं, ऋषि कपूर को ये बना देते हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा को क्या बोलते हैं, रशियन डांस जो कॉर्सेट डांसर, कॉर्सेट डांसर, उन्होंने कहा ये बना देते हैं। अरे यार, भांगड़ा करना आया नहीं मेरे को ठीक से,
अब कथक सीखा नहीं मैंने, सीखते सीखते छोड़ दिया था। FTI में अचानक कौशल डांस, मैंने कहा ऐसे कैसे होगा। और वो लोग थे सेट्स पे बहुत, अमिताभ तो फिर भी करते थे थोड़ा बहुत, ऋषि कपूर तो अच्छा था ही बहुत, उसका तो गाना आज तक सुपर हिट है और कितना बढ़िया किया था, ओम शांति ओम। तो ऋषि तो थे, अब मैं वहाँ तो कुछ आइडिया कैसे करें। एक आध बार किया मैंने रियल, उसमें भी किया है, कई जगह किया है। जब फास्ट मूवमेंट की घड़ी आई तो मनमोहन देसाई दोस्त भी थे, तो मनमोहन देसाई समझ गया क्या, हमका कुछ सोचो दोस्त, खामोश करो कुछ। उन्होंने कहा ठहर, एक देखा है मैंने, तुम्हारी हाइट का है एकदम। तो एक मेरे ही हाइट का मिला, शायद बनावट भी मेरे जैसे थी, उसको पकड़ कर लाया, उससे रिहर्सल करवाया, उससे डांस करवाया, जो मेरा ड्यूप। और ऐसा हुआ कि वाकई सबसे ज़्यादा ताली जो है, ऋषि ने ठीक कहा, वो मेरे मूवमेंट में बज रही थी। ऋषि ने कहा मेहनत हमने की, अमिताभ ने की, और हमारे दोस्तों ने मेहनत की, और मलाई मुझको मिल रही थी इसकी, तालियों की मलाई। तो ये सही एक किस्सा है। मैं कोशिश करता था कई बार अवॉइड करने का उस तरह का। मुझे याद है रामपुर का लक्ष्मण ने अपने भी रेखा का जिक्र किया, 2 जगह रेखा के साथ डांस था। प्यार का समय कम है जहाँ, लड़ते हैं लोग ऐसे, लड़ते हैं लोग कैसे, हाँ वहाँ समथिंग है ना वो जी। तो वहाँ पे मैंने जो पहला शॉट मेरा आया, रणधीर कपूर, डब्बू, रेखा और मैं, जब मेरा आया शॉट तो मुझे आज तक याद है, एक कमल डांस मास्टर थे, 13 रीटेक्स, जो मुझे आप लोग कहते हैं, दुनिया मानती है, जानती है या कहती है कि 1 टेक आर्टिस्ट हैं ये, वो 1 टेक आर्टिस्ट डांस में 13 रीटेक्स। और ये वो डांस में ही क्यों, उसके साथ एक मेरा सुपरहिट गाना था, मुझे दिया गया था, फिल्म थी बुनियाद, और वीरेंद्र सिन्हा ने शायद लिखी थी, उनके यहाँ या उनका ही प्रोडक्शन डायरेक्शन होगा, पता नहीं अभी ठीक से मुझे, प्रोडक्शन किसका था, उन्हीं का होगा, वीरेंद्र सिन्हा का। और उसमें राकेश रोशन थे, उनके साथ हीरोइन थी योगिता बाली, मेरे साथ थी वो फरीदा जलाल। और कुछ ऐसा लगा होगा, ऐसा स्टॉक लगा होगा कि गाना मुझसे, जो मैंने राकेश रोशन की किताब में भी लिखा है, कुछ लोगों को लगा, जो मुझे नहीं पता था उस वक्त, वरना मैं शायद ऐसा पार्टी नहीं बनता, उनको लगा कि राकेश रोशन जो है का स्टॉक जो है उस वक्त उतना अच्छा नहीं था, और शायद मेरा स्टॉक बढ़ रहा था। तो गाना तो शायद उन्हीं के लिए रिकॉर्ड हुआ था, सुपर हिट गाना, पुकारो मुझे फिर पुकारो। तो ये गाना जो है उनके लिए रिकॉर्ड हुआ होगा, लेकिन बाद में उनको बैठा के दूसरे आप पे पिक्चराइज किया गया, मुझ पे पिक्चराइज किया गया, जो मैं आज भी कहता हूँ कि मुझे, और मैंने उनकी किताब में भी कहा है, अगर मुझे पता होता कि ऐसा हो रहा है तो शायद मैं पार्टी नहीं बनता, मैं रिक्वेस्ट करता कि ऐसा मत करो। ऐसे उतार चढ़ाव तो सबके आते हैं ज़िंदगी में। आज मेरे राकेश रोशन से फिर आज बहुत ही अच्छी दोस्ती है और अंडरस्टैंडिंग है, मैं उनकी बहुत कदर करता हूँ। तो उसमें गाना हुआ, ऑफ बीट आता था, पुकारो, तो ऑफ बीट आता था, उसमें 13 रीटेक, मशहूर हो गया मैं 13 रीटेक वाला उस समय। तो अच्छी अच्छी यादें, मधुर यादें हैं सब। Yeah, we also spoke about Rajesh Khanna twice before, you know, during this interview. तो एक ये फ्रेंडशिप थी आपकी राजेश साहब के साथ, जो बनी थी, लेकिन फिर वहाँ भी थोड़ी प्रॉब्लम आ गई। और हाँ, हो जाता है। लेकिन मैं उसको कट शॉर्ट करूँगा कि मैं, राजेश खन्ना जब बीमार थे, मैं उनसे माफ़ी तो मांग चुका था, वो गलतफहमी तो हुई थी। वो बेसिकली वो भी पॉलिटिकल नहीं थे, और बिल्कुल पॉलिटिकल इंसान नहीं थे, वो तो स्टार थे साहेब, और मैं भी उस समय पॉलिटिकल था नहीं, सीख रहा था, नया नया आ रहा था। दोनों को भिड़ा दिया गया, शायद मुझे भिड़ा दिया गया उनके साथ, और अडवाणी जी की सीट से दिल्ली में, वहाँ उन्होंने कर दिया। वो बहुत बहुत धक्का लगा राजेश खन्ना को। हम बहुत अच्छे दोस्त हो गए थे, बहुत अच्छे, हर शाम मिलने वाले दोस्त हो गए थे राजेश खन्ना से उस वक्त। और उसके बाद उनको लगा कि ये कैसे मेरे खिलाफ खड़ा हो गया। मैं कितना समझाने की कोशिश की, यार पार्टी का सवाल है, तुम्हारे खिलाफ नहीं हूँ दोस्त,
ये तो पार्टी ने, वो अब ये सब भाषण उसने कहा कहीं और देना, ये सब मत सका, तुम कैसे आउट ऑफ ऑल तुम कैसे मेरे खिलाफ आए। और साहब उसके बाद कटिंग इट शॉर्ट, जो होना था हुआ, वो चुनाव भी हारा मैं, जीवन का पहला चुनाव। और ये भी बता दूं आपको, पहला चुनाव पे इसलिए जोर दिया हमने कि जैसा मैं कहता हूं कई बार कि मैंने चांस, चॉइस एंड प्रायोरिटी। कोई भी आदमी अपने पॉलिटिकल करियर शुरू करेगा, और ख़ासकर जो लोकप्रिय हो, जिसकी आवाज़ अच्छी हो, जिसकी ओरेटरी अच्छी हो, वो कभी भी अपना बाई इलेक्शन से नहीं शुरू करेगा। ख़त्म कर सकता है, शुरू नहीं करेगा। और वही हुआ। मेरा मन नहीं था, सबको मैंने विनम्रतापूर्वक ना कर दिया था। कल्याण सिंह को, शांता कुमार को सब मनाने आए थे, के.एल. शर्मा साहब थे दिल्ली में, उनको, मदन लाल खुराना, टाइगर ऑफ दिल्ली, उनको विनम्रतापूर्वक मना किया। और अटल जी को भी मना किया, फादर फिगर अटल जी को। वह अडवाणी जी को मैं ना नहीं कह सका। उनका था, उन्होंने कहा भी शुरू में, स्टार्ट जब मुझसे मनाने के लिए कह रहे थे कि तुम ये चुनाव लड़ोगे, तो पहला लाइन ही उन्होंने कहा था, दिस टाइम आई एम नॉट गोइंग टू हियर नो फ्रॉम यू। तुमसे ना नहीं सुनना है मुझको। लो, मैं पूनम से बात करता हूँ, पूनम से बात की, हाँ, अडवाणी जी ने, अडवाणी जी, हाँ। खैर चुनाव लड़ गए। अंतोगत्वा क्या हुआ, मैं चुनाव भी हारा और दोस्त को भी हार गया। बहुत हमसे चिढ़े रहे, नाराज रहे, कितना मैंने मनाने की कोशिश की, मैंने माफ़ी मांगने की कोशिश की। फिर वो ऐसा हुआ, एक बार हॉस्पिटल में थे वो, उनकी काफ़ी सीरियस कंडीशन थी, कुछ कारणों से थोड़े दिनों के लिए मैं भी हॉस्पिटल में था। तो मुझे लोगों ने बताने को मना किया होगा सबको, कोई बताना मत, क्योंकि मैं रोज़ वहीं कह रहा था हॉस्पिटल में, यार अब चलो बहुत हो गया, अब हॉस्पिटल निकलूँगा। एक कोकला बहन को, धीरू भाई अंबानी हॉस्पिटल, बड़ा बढ़िया हॉस्पिटल, यहीं था। मैं सब फ्रेंड्स हो गए थे, डॉक्टर्स वगैरह, सारे डॉक्टर्स को मैं कहता था वहाँ पे, दे विल टेक ए रियल गुड केयर ऑफ मी। तो उनको मैं कहता था कि सब अभी यहाँ से बाहर निकलूँगा, सबसे पहले जाऊँगा राजेश खन्ना के पास, उसको गले लगा के माफ़ी मांगूंगा मैं। तो सारे डॉक्टर जानते थे कि मेरे दोस्त लोग बन गए थे, सब कह रहे थे कि ये रोज़ राजेश खन्ना को बहुत मिस कर रहा है, जाके उनको गले लगाएगा और माफ़ी मांगेगा। इसलिए एक दिन देखा बहुत कुछ खुसुर पुसुर हो रही है, लोगों को मना किया जा रहा है, नहीं उधर आप नहीं जाइए, सिन्हा साहब है, नहीं आज वो सब बात मत करो। कुछ सुनाई पड़ा खुसुर कि तब तक सोनाक्षी आई, मेरी बेटी, और वो सोनाक्षी को लगता है उसको मना करना वो भूल गए होंगे या उसको नहीं कह पाए होंगे। तो लो, सोनाक्षी आई और मैं, तबीयत ठीक भी नहीं थी मेरी, आके कहा कि पापा राजेश खन्ना अंकल इज नो मोर। अरे मेरा तो एकदम इतनी वो टीस, वो कसक, वो दिल में वो चोट आज तक है। के बाद वो रह गया आज तक वो होता है। हालांकि ये बात अलग है, मैं पहले माफ़ी मांग चुका था उनसे, हालांकि मेरा कसूर नहीं था, मेरी गलती नहीं थी। चुनाव लड़ना कोई पाप नहीं है, कोई अपराध नहीं है, राइट। लेकिन ऐसा हुआ। लेकिन उसके बाद हमने एक सबक ली, और मुझे जब देश का शायद सबसे बड़ा स्टार कैंपेनर बना मैं, यानी अटल जी, अडवाणी जी के बाद, चाहे देवीलाल जी के बाद, या वीपी सिंह के टाइम में भी, जो दुनिया भर मुझको भेजा जाता था चुनाव लड़ने के लिए, और हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर सब मेरे थ्रू आउट हुआ था। इतना बड़ा स्टार कैंपेन होने के बावजूद कहीं भी मैं आज तक बड़े भाई समान जिनसे बहुत इंस्पायर्ड हुआ, सुनील दत्त के खिलाफ नहीं गया। उसी तरह सलीम शरवानी हमारे दोस्त थे, एक ज़माने में हेल्थ मिनिस्टर थे यूपी में, उसके साथ उनके यहाँ नहीं गया। डम्पी अकबर अहमद के इतना कहा गया, आप ही जाओगे, आप ही जीत सकते। मैंने कहा मैं नहीं कर रहा, मैं किसी दोस्त के खिलाफ नहीं जाऊंगा। ये सबक मैंने लिया था। और किसी भी एक्टर के खिलाफ, कोई भी किसी के लिए, मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगा, आप किसी और को भेज दो, मैं नहीं करूँ। दत्त साहब तो इस बात के इतना तारीफ करते थे, कदर करते थे, बहुत मानते थे, लेकिन मैं कभी मैं नहीं जाऊंगा। कई लोग पूछते हैं कि आप विलन से हीरो कैसे बन गए। मैं कहता हूं विलन से हीरो इसलिए नहीं बना कि मैं चाहता था। मेरा लोगों ने इतना पसंद करना मुझे शुरू किया, इतना
मैंने पहली बार फिल्मों के इतिहास में हुआ होगा, चाहे दुनिया में लोग कहते हैं कि आज तक किसी विलन की एंट्री पे क्लैप नहीं बजती थी जो हमारे एंट्री में बजती थी। इससे मैं भी तुम ताज्जुब कि ये क्या हो रहा है कि मेरी एंट्री, मेरे डायलॉग डिलीवरी पे ताली बजती थी। ये भी हम विदेशों के अखबारों ने लिखना शुरू किया, और उसका कि हीरो को मैं पिटाई करता था तो हीरो मुझको कहते थे बा और मारो, और हीरो अगर मुझे मारता था तो कहते थे कि शॉट गन गिव इट बैक टू हिम, उसकी पिटाई करो। ये सब अजीब अजीब बातें हो रही थी। तो मैं लगता कि जैसे मैं कई बार कह चुका हूँ कि इन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट को एग्जीबिटर्स ने डिस्ट्रीब्यूटर्स को पास कर दिया, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने उन्हीं तालियों की गड़गड़ाहट को प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर्स को पास ऑन कर दिया, और वही प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स जो मुझे कल तक विलन लेते थे, विलन के रोल में लेते थे, उन्हें मजबूर हो जाना पड़ा मुझे हीरो लेने के लिए। जैसे कि जो आपने एग्जाम्पल दिया बाबुल की गलियां, उसकी बाबुल की गलियां में मैं विलन था, लेकिन जब तक पिक्चर रिलीज हुई जैसा आपने कहा तो शायद इतना बड़ा कटआउट लगा जितना आज तक किसी कलाकार का नहीं लगा होगा किसी फिल्म में। मैं लौट कर आया तो इन जिन अच्छे अच्छे हमारे मित्र थे, फ्रेंड्स थे, सीनियर्स थे, संजय खान थे उसमें अच्छे थे, और हेमा मालिनी तो खैर हमारी फैमिली फ्रेंड ही है, बहुत अच्छी थी, उसके साथ भी विलन के तौर पे किया। लेकिन जब जैसे ही लौट कर मैं अमेरिका गया, लौट कर आया तो देखा सब इंतज़ार कर रहे हैं, और बाबुल की गलियां के बाद फिल्म थी दो ठग, और दो ठग में मैं हीरो था, SD नारायण, हाँ SD नारायण साहब की, मैं हीरो था और हेमा मालिनी हीरोइन थी उसकी। और तो बहुत 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 बढ़िया। इस तरह बहुत सारी फिल्मों में मनमोहन देसाई ने भी, आपने अगर याद होगा, जिन लोगों को याद होगा, भाई हो तो ऐसा और रामपुर का लक्ष्मण, एंड में उन्होंने डिस्ट्रीब्यूटर डिमांड कहें या पब्लिक डिमांड कहें या उनका अपना विजडम कहें मनमोहन देसाई का, वो उस समय लास्ट में जो चेंज किया कि माँ को मत बताना जो रामपुर का लक्ष्मण में कि मैं ही उसका बेटा हूँ, नहीं तो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाएगी, लगाइए हो। और लाल शॉल पहन के जो भाई होता है ऐसा मैं एंड में आता हूँ, और जो मैं कहता हूँ जितेंद्र ने, हालांकि जितेंद्र उस फिल्म में हम मुझसे जो बड़े हैं, उस फिल्म में मैं छोटे भाई का रोल कर रहे थे, और मैंने कहा तुम्हारा इतना अहंकार है कि मुझको तुम प्रायश्चित करने का मौका भी नहीं देना चाहते हो, क्या चाहते हो मैं घुटनों पे आके माफ़ी मांगूं? लोग रोने लगे। उसमें स्कोप था, लोगों के आंखों में आंसू आ गए। ये सब बाद का विजडम था, या बाद का पब्लिक डिमांड कहें या डिस्ट्रीब्यूटर्स का इंसिस्टेंस कहें, उसकी वजह से हुआ। वो थ्रिल होता था ना आपको देखकर, जो एंट्री सीन जो आप बोलते हैं, तालियां बजती थी, हाँ, सीटियां बजती थी, मैं तो वो कहूँगा बहुत 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 वो थ्रिल होता था जैसे आपकी एंट्री होती थी। यू नो दैट सीन वेयर यू आर फाइटिंग विद अमिताभ बच्चन इन काला पत्थर, और वो दोनों एक दूसरे की तरफ दौड़ते हैं, जो ओहो बाप रे बाप, वहाँ जो एक घबराहट होती है, जो थ्रिल होती है, वो इज समथिंग यू नो वेरी स्पेशल। आई बिलीव देयर वाज अ इशू देयर, कुछ शूटिंग रुक गई थी, आप 4 hours देयर, एंड वो क्या था, वो दौर क्या था जो आपके? अब मैं कहूँगा सब बचपना ही था, चाहे हमारा हो कि अमिताभ का हो कि किसका हो, बट कोई इंटेंशनल नहीं था, डेलिबरेट नहीं था। हाँ। हम लोग अच्छे से रोज स्मूथली शूटिंग कर रहे थे, आराम से कर रहे थे। उसमें एक ऐसा सीन आया, बहुत अच्छे फाइट मास्टर थे, बहुत पॉपुलर थे, शेट्टी साहब, ये यहाँ पे इनके फादर हमारे रोहित शेट्टी के फादर, बहुत बढ़िया थे, बहुत फ्रेंडली थे, बड़े बड़े स्टार्स के साथ काम किया था, काम करवाया था लोगों से, शम्मी कपूर। इसमें क्या हुआ, काम करते हुए हो सकता है उनको ठीक से नहीं बताया गया हो, या ठीक से शायद ना समझे हों। उन्होंने क्या कि कहानी करते करते एक मुकाम आया फाइट करते करते, और मैं कभी इंटरफेयर नहीं करता हूँ, इंटरवीन भी नहीं करता हूँ फिल्म की जो शूट चल रहे हो। तो यार डायरेक्टर हैं ही ना बढ़िया लोग, यश चोपड़ा जी इतने बढ़िया डायरेक्टर। तो वहाँ पे वो सीन चल रहा था, और उन्होंने एक जगह ऐसा हुआ कि उनके ड्यूब पे करवा रहे थे, ड्यूब पे करवाते करवाते बोले कि मेरा वाला ड्यूब जो था वो नीचे गिर जाता है, और ऊपर से अमिताभ का ड्यूब जो है, उनको पूरा दिखा रहे थे कैसे ही करना है। बड़ी अच्छी फाइट बहुत अच्छी थी। शेट्टी साहब ने क्या फाइट सीक्वेंस इसमें करवाया था हम लोगों से, कितनी चोटें भी लगी थी हम लोगों को। तो उसमें वो अमिताभ का ड्यूब जो है
उसने फावड़ा लेके मेरे ड्यूब के यहाँ पे कंधे गले पे रख दिया, फावड़ा, यानी 1 सेकंड में मार देता उन्हें, अकॉर्डिंग टू उस सीक्वेंस के हिसाब से कि शशि कपूर आते हैं और वो चिल्लाते हैं क्या कर रहा है और बचा देते हैं। तो हमने बहुत देखता ना, कई बार ये कई बार इसको दोहराया गया। मैं देख रहा था, थोड़ा कुर्सी लेके बैठे थे, उस समय हम लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स रहे हैं, संघर्ष के दिनों के फ्रेंड्स रहे हैं। उन दिनों शायद जो भी बातें हों, कुछ रोमांस का चक्कर रहा हो कि रोमांच का चक्कर रहा हो, हम लोग रोमांचित भी थे और दोनों थोड़ा रोमांटिक भी थे। तो उस समय कुछ हुआ कि मैंने कहा ये तो स्क्रिप्ट में नहीं था, ये हमने कहा ये कैसे होगा, जबकि अमिताभ के लोगों ने अप्रूव कर दिया था उस शॉट को, उस सीक्वेंस को। हमने कहा ये तो बात हुई नहीं थी, इसमें अगर वो फावड़ा लेके यहाँ पे गले पे रख दिया, इसका मतलब शशि के आने में अगर 1 सेकंड की देर हो तो ये कैरेक्टर तो गया। ये कैरेक्टर गया तो फिर कैरेक्टर इंटरवल के बाद फिर उतना पंगा क्यों ले रहा है, रास्ता फिर रोकता है, फैसला वहाँ फावड़ा पड़ के फावड़ा दबा देता है, वो करके वो देख रहे हैं, अमिताभ देख रहे हैं, मैं देख रहा हूँ, वो ऊपर अमिताभ देख रहे हैं तो फिर मैं ऊपर देखता हूँ। तो इतना इसके अंदर वो जो था, सिद्धांत बोले कि पंगा बोले कि एक अकड़ थी, एरोगेंस था ये, और जो डिफीट नहीं होने वाला कैरेक्टर। तो हमने कहा उस डिफीट नहीं होने वाला कैरेक्टर तो डिफीट हो गई यहाँ पे। अगर फावड़ा गया अंदर, अगर शशि जी के आने में देर हो जाए तो इस पे 4-6 घंटा हुआ, कुछ लोगों को पसंद नहीं आई बात, फिर अल्टीमेटली वही हुआ। आपने देखा होगा, दोनों खड़े हैं, राउंड पकड़े हुए हैं, राउंड एकदम घूम रहे हैं, उसको थोड़ा चेंज किया गया और बीच में शशि आके दोनों को अलग करते हैं। यानी फैसला ही नहीं हो पाया कि कौन तगड़ा है उसमें से, और उसमें फैसला हो रहा था कि तगड़ा कौन है। हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन तगड़ा है, इससे क्या होगा, रियल लाइफ में जो हो रहा है उससे रियल लाइफ में थोड़ी फर्क पड़ता है, वो रियल लाइफ का था। लेकिन रियल लाइफ का मामला जो दिखा दिया आपने ऐसा, तो रियल लाइफ में फर्क पड़ रहा था पोस्ट इंटरवल। फिर वो कैरेक्टर इतना करेगा ही नहीं जो पंगा ले रहा है बार बार वो करके, और बाद में सहानुभूति लेता है जब बच्चे को बचाते हुए वहाँ पे। बट यार, आप दोनों के फ्रिक्शन की वजह से हम इंडस्ट्री व्यूअर्स का लॉस हुआ। एक बहुत ही सारी अच्छी फिल्में और होती आप दोनों के बीच। अब ये बहुत अच्छी फिल्म जो पेयरिंग थी ना आप दोनों की, इस एंगल पे हमने आज तक नहीं सोचा। फैंटास्टिक। आई थिंक 5-10 more films would have been made between you. और बन रही थी, बहुत सारी फिल्में बन रही थी, उसमें कुछ अमिकेबली शिफ्ट करना पड़ा, छोड़ना पड़ा पिक्चर, कुछ को तो साइनिंग अमाउंट में हमने वापस किए। लेकिन फिर क्या है कि लोगों की एक्सपेक्टेशन इतनी बढ़ गई थी कि अभी तक जो कुछ फिल्में की हैं हम लोगों ने साथ साथ, वो अभी तक यादगार हैं। आज भी लोग दोस्ताना याद रखते हैं, आपको काला पत्थर याद रखते हैं, आज तक सब कल्ट फिल्में हो गई हैं। ये सब शान याद रखते हैं, इवन नसीब याद रखते हैं। तो अच्छी अच्छी फिल्में हुई। हमने आपके सेक्रेटरी भी नाखुश थे, वो कहते थे नहीं इनको विलेन ही रहना चाहिए था। हो सकता है, कहते हो, क्योंकि नेचुरली उसको क्रेज। लेकिन इसी का जवाब दे रहा था जो अभी कह रहा था मेरे सेक्रेटरी। क्यों, मेरी पत्नी भी कहती थी कि आप क्यों छोड़ रहे हो, इतना क्रेज है, उतना ये विलन का ही। अब मैं कैसे बताता सबको कि वो टाइम आ गया था शायद। एक तो पब्लिक बहुत सपोर्ट कर रही थी, और पब्लिक सपोर्ट करे, पब्लिक भेज रही थी मुझको तालियों के साथ, आगे बढ़ा रही थी कि अच्छे अच्छे हीरोज ने मेरे साथ काम करना बंद कर दिया था। वो बहाना ढूंढ रहे थे किसी और को ले आओ, इनको नहीं यार, लेट आता है। भाई लेट आते हैं तो तुम्हारे पिताजी का क्या जाता है, उसके लिए डायरेक्टर है, प्रोड्यूसर है। और फिर लेट आता हूँ तो मैं, जो आप 10 घंटे में काम करते हो, सब तारीफ करता है कि शत्रुघ्न सिन्हा 2 घंटे और 3 घंटे में सारा काम खत्म कर देते थे, इतना फास्ट, वन टेक आर्टिस्ट। वो मैंने सुना है आप स्क्रिप्ट ऐसे देखते थे बस हो यार। लोग कहते हैं 10-10 पेज का डायलॉग जो है यूं देख के 1-2 बार देख के सीधे उसको टेक करता था, लोग खुश हो जाते थे। तो वो टाइम आ गया था। Sorry to interrupt you, but are you saying that that image of the villain, the persona that you had and the impact that you created, the output that you gave, the hero had started feeling that you are overpowering him?
यस, और साथ ही साथ इनसिक्योरिटी की फीलिंग ज़बरदस्त आ गई उनके अंदर, इतनी ज़बरदस्त आ गई कि मेरे सामने तो कहने की हिम्मत नहीं पड़ी, पीछे कहते थे यार इसको क्यों, इनको यार लेट आता है, ये यार ये खा जाता है, ये बहुत डोमिनेट, कई बार बोलते हुए थे ये तो डोमिनेट कर जाता है बिल्कुल। तो उस वक्त तो आपको हीरो चाहिए कि हीरो डोमिनेटेड बाय विलन चाहिए। तो ऐसे ऐसे बातें होती थी। सो शायद सही वक्त पर निकल आया। कई बार जैसे मैंने फिल्मों का जिक्र किया कि बाद में मेरे, जैसे अभी कहा था पुकारो मुझे फिर पुकारो, ऐड होने लगा। हालांकि उसमें विलन नहीं था, मैं पैरेलल रोल में था। ब्लैकमेल में? नहीं, ब्लैकमेल नहीं, ये तो बुनियाद की बात है। ब्लैकमेल में जैसे अब गाना जो है बाद में ऐड किया गया, वो मैं वही मैं कह रहा हूँ, चाहता हूँ, तो ये गाना जो था ये ऐड किया गया। और इस तरह से कई फिल्मों में कई बार गाने डाले गए, कभी ये किया गया। तो आप सोचिए ये सब जो हो रहा था कई बार। और धर्म जी तो बड़े भाई समान, धर्म जी तो एकदम मेरे ऑल टाइम फेवरेट, बहुत पसंदीदा कलाकार। उनके साथ तो ग्रेट ऑनर रहा। मुझे तो कई बार यकीन ही नहीं आता था कि मैं धर्मेंद्र के साथ बैठा हुआ हूँ। अभी भी कई बार नहीं आता है, उनको देखता हूँ तो, कि वो वाकई इतना मानते थे और इतना अच्छा उनको लेके चलता था मैं। और वो मुझे बहुत ख्याल रखते थे। कई बार तो शूटिंग में घर से उठा के मुझको ले जाते थे, चलो टाइम पे, दूर दूर शूटिंग होती थी तो। लेकिन अच्छे अच्छे हीरो जो हैं उनको ये बात पसंद नहीं आ रही थी। और शायद वो समय आ गया था, जैसे मैंने ब्लैकमेल का जिक्र किया, जैसे मैंने आग गले लग जा में जब पिक्चर शूट हो रही थी। हालांकि आप देखें तो उसमें शशि कपूर कितना बढ़िया उनका रोल था, और शर्मिला टैगोर द ग्रेट एक्ट्रेस। लेकिन हम उसमें तो एक छोटा कैमियो था, लेकिन लोग कोई भूल नहीं पाया, आज तक याद रखता है। डॉक्टर का रोल जो था। उसी तरह से चेतना फिल्म आए थे बी आर इशारा की, लेट एंड ग्रेट बी आर इशारा की, जहाँ हमने रिक्वेस्ट किया था कि भाई मेरे बदले अब अनिल धवन को ले लो और मैं वो रोल कर दूंगा जो दूसरा था 10 मिनट वाला। अनिल धवन तो वहाँ से स्टार बने ही, अच्छा लगा बहुत अनिल धवन। लेकिन हमने वो 10 मिनट, वो रोल आपको ऑफर हुआ था पहले? हाँ हाँ बहुत। और वो अच्छा, अनिल हमारे बहुत अच्छे दोस्त थे। पूर्णा इंस्टीट्यूट में जैसे सुभाष घई का मैं जूनियर था, वैसे मेरे जूनियर थे वो अनिल धवन। लेकिन वो बहुत मानता था, बहुत दोस्ती थी, आज भी बहुत मानता हूँ उनको। तो अनिल धवन ने वो किया और मैंने किया वो 10 मिनट का रोल। उसका डायलॉग्स कितना पॉपुलर हुआ था, और लोग एकदम चारों तरफ कि जब उम्र बढ़ती है तो दाम घटता है बच्चे, क्या क्या डायलॉग थे उसमें, जो आज शायद नहीं बोलूँ अपनी इमेज का ख्याल रख के। वो उस समय जो बोला था, जोश जवानी में, बहुत पसंद आई इस लोगों को। सो मैं कहना ये चाह रहा हूँ कि इसमें इतनी तकलीफ बढ़ गई थी। जैसे आपने कहा, आपने मेरे सेक्रेटरी मिस्टर पवन कुमार का जिक्र किया, चाहे मेरी वाइफ का ये पूनम जी का जिक्र हुआ। मैं कहूँ नहीं, सारे लोग जो थे, इनको क्या बताता मैं इन लोगों को कि अब नहीं, मेरे बारे में पूछा जाता है। मैं तो आपको अब किसी का नाम नहीं लूँगा अब तो पुराने पर, लेकिन आपने सुना ही होगा कि काला पत्थर में भी बहुत लोग चाहते थे कि हम ना काम करें। वो तो सलीम जावेद और ख़ासकर सलीम साहब, जिनको मैं पंडित सलीम खान कहता हूँ, विद्वान आदमी है। वो विद्वान आदमी सलीम साहब के कसम देने पे कुछ भी हो जाए, कहता ये पिक्चर कर लेना, इसको तुमको ही देख के कंसेप्ट तुम्हारा है, कुछ मेरे अपने का कंसेप्ट है। जब आप देख रहे हो, आज जब आप ऊपर आंखें करते हो ये करके, और जो स्माइल आपकी जो है, इसमें जो वॉक है, जो टॉक है, जेस्चर है, बॉडी लैंग्वेज है, जो अकड़ है, जो एरोगेंस है, तो ये करके ना मत करना। और मैंने ना नहीं किया। तो चलो, लेकिन वो वक्त आ गया था कि शिफ्ट करना था मुझको। नहीं शिफ्ट करते तो मारे जाते गुलफाम, ये था। Let's talk about friendships. The two friendships which I feel you have sustained and very smoothly are one Dharmendra and second Pailaj Nilani. Yeah, of course. Can you tell us? देखिए, धर्म जी का तो मैं इन ए वे लव एट फर्स्ट साइट। मैं जब FTIA में था तो FTIA में मैं उनको पहली बार देखा, वो आए थे
वो कोई फिल्म की अनुपमा फिल्म की शूटिंग चल रही थी पूना में शायद। वो आए थे और एक और बहुत बढ़िया कलाकार थे, बहुत अच्छे इंसान थे, देवेंद्र वर्मा। हम लोग FTI में पढ़ रहे थे, ट्रेनिंग में थे, तो देखा कि सर ये शाम को आए, इनको बुलाया गया था एड्रेस करने के, तो मीट द स्टूडेंट्स से। ओ मैं देखा तो मैं तो, आज लोग मेरे ऑडिटरी की तारीफ करते हैं, आज मेरे लोग सुनता हूँ क्या इतना बढ़िया बोलता, क्या डायलॉग डिलीवरी है, क्या ड्रामाबाजी। उस समय मुझे धर्मेंद्र को देख के एकदम टंग टाइट हो गया, मैं दिखता ही रह गया, अरे इतने घने बाल, और ये उनसे बात करने किसी मौका निकाल के नज़दीक तो पहुँच गया मैं। और नज़दीक पहुँच के और मुझसे पूछा ही नहीं जाए क्या बात करूँ, तो मैं सिर्फ पहला सेंटेंस फिल्मी बात जो सुना था कि एक्टर लोग ऐसे बात करते हैं, तो मैंने जाके पूछा उनसे, धर्म जी से, अभी तक याद है मुझको, कि आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? धर्म जी ने सिर्फ यूं देखा और मैं तेल नहीं लगाता। कहानी खत्म। अरे कुछ ऐसा पूछना था कि आप छोटा पूछो, वो ज्यादा बोलते, मैं पूछा आप बालों में कौन सा तेल लगाते हैं? वो लुक भी याद है धर्म जी, मैं तेल नहीं लगाता। अरे रे जो फेल हो गया, फ्लॉप हो गया मामला। तो फिर मैं क्या करूँ, फिर घूमता रहा मैं उनके अगल बगल में। फिर थोड़ी देर बाद गया और वहाँ से मैं एक मौका और मिला, तो वो भी बेवकूफ़ की तरह, बगैर कुछ जाने हुए मैंने पूछा धर्म जी से, आप संडे को रेस कोर्स जाते हैं घोड़ों के मैदान में? फिर वही लोग नहीं कि बहुत, मेरी हिम्मत ही नहीं पड़ी पूछने का। हम कभी क्या पूछूं इनसे, सिर्फ दूसरा जवाब था नहीं। और ये मतलब कमाल है अब तो। लेकिन उस बात को मैंने आज तक याद रखा हुआ, इसीलिए मैं कहा कई फिल्में की उनके साथ। और धर्म जी को ये बहुत कम लोगों को पता है कि धर्म जी को सेंस ऑफ ह्यूमर ग्रेट है। मैंने शुरू में कहा जिसका ग्रेट सेंस ऑफ ह्यूमर होता है, हमें मेरा सौभाग्य रहा कि वैसे लोग ज्यादा मिले। Where did you break the ice with him? क्या डायलॉग क्या था जो बातें शुरू हुई? वो तो फेल हो गया, कहानी शुरू फेल हो गया। हाँ, तो फेल हो गया, दोनों डायलॉग फेल हो गए। कि आप रेस को जाते हैं घोड़ों से खेलने? उन्होंने कहा नहीं से आगे नहीं। लेकिन धीरे धीरे एक बार मैं शूटिंग कर रहा था, एक ही सीन का, छोटा सीन का मेरा रोल था। मेरी तो जीरो से हीरो की कहानी है ना। तो मैं प्यार ही प्यार फिल्म की शूटिंग चल रही थी, पहली बार गया राजकमल स्टूडियो में, और प्यार ही प्यार फिल्म की शूटिंग चल रही थी। तो एक ऐसा सीक्वेंस था कि इसमें प्राण साहब, जो ग्रेट एक्टर प्राण, वो सबों को फिल्म में ब्लैकमेल करते थे। एक कैरेक्टर था जिसने प्राण जी को ही ब्लैकमेल किया फोन पे, और वो डायलॉग ट्रॉली चली, एक ही शॉट में लिया गया। तो सेट पे ही, मैं तो न्यू कमर था, कुछ पैसे से भी नहीं मिले थे उसमें, और न्यू का स्ट्रगल कर रहा था। लेकिन मैंने देखा धर्मेंद्र है वहाँ पे, विजंती माला है, इन दोनों को ये दोनों थे। मैं ब्लैकमेल कर, लोग सुन रहे हैं कि प्राण जी उन लोगों को ब्लैकमेल करते होंगे फिल्म में। तो उन्होंने देखा और एक ही शॉट में मैंने, ट्रॉली चल रही थी, मैं बोलते वन शॉट वन टेक ओके, और तो क्लैप हो गई राजकमल स्टूडियो में। तो मेरी हिम्मत पड़ी, धर्मजी ने क्लैप किया, वो न्यू कुमार बंदा तू पुत्र वधिया, वेरी गुड डिड, आजा झपी पा। यार से बड़ा इनकरेज किया, बड़ा अच्छा लगा। धर्मेंद्र इतना बड़ा नामचीन स्टार उन्होंने किया। उसके बाद वहाँ से लोग इतने खुशामद में धर्म जी के बिजी हो गए कि बाद में था कि मैं भी पकड़ा गया हूँ, मेरा हाथ पीछे बांध दिया है और मैं खड़ा हुआ। तो सब उन धर्मेंद्र के इतने बिजी हो गए, धर्मेंद्र के, विजंती माला के, उनका पापा जी कमाल है, कमाल कितना रहे, वाह वाह वाह, शॉर्ट देता रहे। शॉर्ट तो मैंने दिया था यार, लेकिन इन्हीं में जो होता है तरीका कुछ लोगों का किया, और सब लोग जाने लगे। लास्ट शॉट था उस दिन का जाने, तब तो धर्म जी ने देखा कि मेरा हाथ तो पीछे बढ़ा, मेरा हाथ खोलना भूल गए थे लोग, जो पीछे बंधा हुआ था हाथ। वो आए, खुद आए, अरे ये क्या किया इसका, हाथ तो खोलो इसका।
ये सब धर्मजी को, हम श्योर उनको याद नहीं होगा। उसके बाद आए, हाथ खोला उन्होंने, फिर उन्होंने उसकी तरफ से सॉरी बोला, सॉरी सॉरी। तो इस तरह दिल जीतते गए वो। मैंने कहा भी उनको, कितनी फिल्में साथ की हमने, दोस्त वगैरह फिल्में, आप बता दें कैसे जिया जाता है, गाड़ी बुला रही है, सीटी बजा रही है। मैं तो कई बार बोलता है धर्म जी मुझको देख के नहीं आ रहा कि मैं आपके साथ बैठा हुआ हूँ। अभी भी कहता हूँ कई बार कि वाकई मुझे फिल्म को, मैं मुझको FTI ही चला जाता हूँ उस समय से वो देखा। उसी तरह से आपने प्रहलाद नीलानी का जिक्र किया, बहुत फिल्में की धर्म जी के साथ। प्रहलाद नीलानी वो मेरा ख्याल है पहली बार आए थे, वो हथकड़ी फिल्म बना रहे थे, और काफ़ी बड़ी फिल्म बना रहे थे। इतनी उम्र नहीं थी उनकी, उम्र छोटी और काम बड़ा, इतना बड़ा यानी कि सो संजीव कुमार, मैं, संजीव कुमार ग्रेट एक्टर, संजीव कुमार, मैं, रीना रॉय, राकेश रोशन, रंजीता थी उस समय, बहुत अच्छी पॉपुलर थी, लैला मजनू वाली, अच्छी हीरोइन, अच्छी लड़की, ऐसे थे शायद। और आके जीतना कि करना है, और अरे कोई नया लड़का पहली बार फिल्म बना रहा हो, तब पता चला कि इनको डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह का आइडिया था। यानी यंग एज में ही he knew the business. 15, 16, 17, 18 साल से डूबे हुए थे, विरासत में मिली थी इनको, और काफ़ी सीखे हुए थे, लेकिन देख के नहीं लगता था। आज भी देखेंगे तो लगता नहीं कि इतना मैच्योर्ड है, चाहे इतना ये समझदार है, लेकिन समझदार बहुत है वो। आज भी उम्र से बहुत कम ही लगते हैं, अभी से 90-100 साल के दिखते हैं, होंगे शायद 150 साल के, तो ये करके बहुत कम दिखते हैं वो। लेकिन वो आके इन्होंने ठान लिया और कहा पिक्चर बनाने, तो जो डायरेक्टर से बात की, कहा था नहीं हमें तो यही चाहिए, हमें चाहिए, डायरेक्टर को चाहिए नहीं, हमें चाहिए ये, हमें मतलब मैं और डायरेक्टर नहीं। जब सब्जेक्ट इन्होंने ओके किया, और सब्जेक्ट ओके करने के बाद ये आया और कहा कि हमें तो यही चाहिए, और साहब हम भी बहुत बिजी थे, हम भी नहीं कर रहे थे संजीव कुमार को, और सबको बाद में पता चला कि इनका बिजनेस का सेंस बहुत था ना, सबको जीतने का इन्होंने एक डायलॉग, सेम डायलॉग सबको बोल दिया इन्होंने, और सबने समझा कि मेरे लिए एक्सक्लूसिव डाला ही है। उन्होंने कहा देख लीजिए, अगर आप नहीं करेंगे ना तो फिर ये फिल्म नहीं बनेगी, ये फिल्म नहीं बनेगी, बनेगी तो आपके साथ ही बनेगी, वरना फिल्म नहीं बनाऊंगा, मेरी पहली फिल्म है। साहब बड़ा हिम्मत और बहुत इतना ठान लेना, ये बाद में पता चला कि ये सेम डायलॉग इन्होंने आज तक रिपीट कर दें। हाँ, सीधा सेम डायलॉग था, संजीव कुमार को भी सेम डायलॉग, सबको इम्पोर्टेंस, बट अच्छा दैट्स गुड, मैं कहूँगा हुनर की बात है, अच्छी बात थी। उस समय ये था कि इनको राम बाण लगा कि ये अभी कह दूं तो ये लोग मान जाएंगे, मतलब ऐसे तो मानते ही मानते, लेकिन उससे बिल्कुल मानेंगे, सील साइंड एंड डिलीवर्ड। तो ये पता चला बाद में संजीव कुमार साहब की हमारी बड़ी अच्छी दोस्ती होगी। संजीव कुमार तो मेरे फ्रेंड, फिलोसफर, गाइड थे, बाद में बन गए, प्रहलाद के बहुत करीब थे, बहुत प्रहलाद नीलानी से बहुत दोस्ती, तीनों का ग्रुप था, हम तीनों का ग्रुप था बिल्कुल। और सही मायने में प्रहलाद की फिल्म मेकिंग में आई फाउंड हिम वन मैन आर्मी, माने ये स्पॉट बॉय से लेके, डायरेक्टर से लेके, टेक्नीशियन से लेके, एक को सवेरे जगाना आउटडोर में, सबका चाय मिल रहा है, सबको चाय मिली कि नहीं मिली, सबको वहाँ से आगे बढ़ाना, किसी के लिए बस है, किसी के लिए गाड़ियाँ हैं, किसी के लिए ये है करके, सबसे पहले खुद उठना। रात के अगर शूटिंग हो, सवेरे मान लो 6 बजे 7 बजे का कॉल शीट हो, तो 4 बजे सवेरे कोई कैमरामैन कोई नहीं जगह, पहला देना है जगह, और जाके एक एक रूम में जगाना, नॉक करना, एक एक को चाय देना, एक एक को तैयार करवाना, उसका गाड़ी से आप इधर निकलो, आप उस लोकेशन पर जाओ, आप वहाँ जाओ, आप सेकंड टीम हो, आप उधर निकलो, सारा करके आर्टिस्टों को, वह 2 हम जैसे लेट लतीफ़ों को कुछ और कारणों से भिड़ाते थे, हीरोइन चली जाएगी तो आप चले जाए, नहीं तो आप पहुँच जाइए, तो यार मुझको बोलते थे। और एक संजीव कुमार तो थे ही बहुत अच्छे, मस्त मौला, इन लोग के साथ सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत था संजीव कुमार के पास भी। और वो हम लोग को अलग अलग लोगों को पटाने का, मनाने का अलग अलग तरीका।
हमें अगर किसी से पता है किसी हीरोइन से किसी दोस्ती, तो हीरोइन का नाम लेके वो चली जाएगी, उसको कहीं और जाना है तो आप निकलेंगे तो शॉर्ट रह जाएगा, फिल्म रह जाएगी, सीन अधूरा। यानी सर्वगुण संपन्न प्रहलाद नीलानी अच्छा है, और उनके काम करने का तरीका और काम करवाने का तरीका बड़ा। एक चीज़ और भी है, अच्छी से अच्छी फिल्मों में देखा है इनको, भले ये किसी और का भी शॉट ले रहा, मेरे मामले में तो रहते ही थे। न्यू कमर हो चाहे आंधियाँ फिल्म आई थी, प्रसन्नजीत और मुमताज़ थी और मैं था। उस समय ये रील नहीं थी डिजिटल, रील चलती थी, और साहब 14, 18, 20 रीटेक हो जाए, कोई डायरेक्टर नहीं कह सकता था, लड़ाई झगड़ा करके नहीं, प्यार से ही, वो कोई डायरेक्टर नहीं कहता ओके नहीं मैं कर दिया, ये ओके ठीक। ये सबको देखना पड़ता है, इंक्लूडिंग आर्टिस्ट। ये कैमरा पे चुपचाप शांत खड़े रहते थे, और इनका कैमरा देखना, कैमरा के प्लेसिंग में भी इनका हाथ होता था, यानी बगैर डोमिनेट किए हुए। ये नहीं कहता है तुमको यहीं लगाना पड़ेगा, नहीं नहीं तो ऐसा कर लो थोड़ा सा अच्छा रहेगा, कवर हो जाएगा, बैकग्राउंड भी आ जाएगा फलाना। और वो शॉट के बाद सबको इंक्लूडिंग डायरेक्टर, आर्टिस्ट, सब प्रहलाद जी को देखते थे कि प्रहलाद जी का रिएक्शन क्या है, और प्रहलाद जी भी बोलते थे एक और ऐसे। जब प्रहलाद जी कहते थे ठीक, तो वो रील कैन होता था, वो शॉट कैन होता था। तो इस तरह से फिल्म मेकिंग के मामले में एक कंप्लीट फिल्म मेकर जो कहा जाए, आप कोई डिपार्टमेंट, इसलिए क्रेडिट का भले नहीं मिली हो बहुत फिल्मों में प्रहलाद नीलानी को, लेकिन लोग कहते हैं अरे इसका म्यूजिक भी है। अरे म्यूजिक, जो म्यूजिक हिट हुई हो तो उसमें कोई नहीं कह सकता कि भप्पी दादा ने खुद कर दिया हो। भप्पी दादा तो खुद बैठते थे, गाना, इनकी भाषा भले उतनी मजबूत ना रही हो, बस लिरिक्स से लेके कहानी से लेके हर पहलू पे इनका अधिकार ही नहीं होता था, बल्कि इनका योगदान होता था, और अपने आप को कंट्रीब्यूट बहुत अच्छे से करते थे। लेकिन सबसे बड़ी वो खूबी है बगैर झगड़ा किए हुए, बगैर ये डोमिनेट किए कुछ नहीं, यानी कहते हैं इसको पटा के। वो तो शुरू से ही कहते थे ना, आप नहीं करोगे तो मैं फिल्म ही नहीं बनाऊंगा, फिल्म नहीं बनाऊंगा, नहीं बनेगी ये फिल्म। बाद में पता चला कि सबको सेम डायलॉग। जैसे हमारे एक हीरो थे ना, वो सारे लड़कियों को बस एक ही डायलॉग बोलते थे हमेशा, कि सो उनको मैं नाम नहीं लूँगा, उनका था मशहूर, हम लोग कहते थे ही इज़ द वन वुमन मैन, तो वो कहते थे हम तो वन वुमन मैन। तो बाद में हमने ठीक कर दिया था प्रहलाद जी के सेट पे, कहा यस ही इज़ अ वन वुमन मैन एट ए टाइम। तो ये वही सेम डायलॉग जो है प्रहलाद जी सबको चिपका देते थे, लेकिन मतलब काम होने से, काम निकाले। इसको खुशी खुशी अगर झगड़ा करें तो कोई स्टार को भी ईगो आ जाएगा, डायरेक्टर को भी, वो नहीं, कभी नहीं देगा। आई हैव नेवर सीन हिम फाइटिंग, ये लोगों को सीखना चाहिए। आई हैव नेवर सीन हिम फाइटिंग। व्हाई आई एम टचिंग अपॉन दिस फ्रेंडशिप इज बिकॉज अभी आप लोग काम भी अगर साथ में नहीं कर रहे हो, या आप कम फिल्में कर रहे हो, या वो कम फिल्में बना रहे हैं, तो भी वो दोस्ती उतनी ही है, इनफैक्ट और गहरी हो गई है। यू नो जनरली व्हाट हैपेंस इज कि अगर वो फिल्म मेकर कम फिल्में बना रहा है और एक्टर भी ज़्यादा फिल्में नहीं कर रहा है आज, तो धीरे धीरे डिस्टेंस आता है जी। नहीं, आप उसको धीरे धीरे अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, और ये भी होता है अंडरस्टैंडिंग, मैच्योरिटी आती है कि भाई नॉट ओनली फ्रेंड इन नीड इज द फ्रेंड इन डीड, लेकिन सुख दुख का साथी किसे कहते हैं। कोशिश करता है, आपके मैच्योरिटी का तकाजा होता है कि सुख दुख में साथ रहने की कोशिश करें। रियल लाइफ में रियली कहूँ तो बहुत दोस्ती बहुत पाई जाती है रियल लाइफ में, बट रियल लाइफ में इनकी दोस्ती जो होती है वो टिकती है, रेयरली होती है, वो जो होती है तो टिकती है, और मैच्योरिटी का तकाजा टिकना भी चाहिए। फिल्मों में तो आप दोस्ती जो देखते हैं, दोस्ती, इमोशंस, प्यार, मोहब्बत, इससे फिल्मों में दिखाई पड़ता है और फिल्मों तक दिखाई पड़ता है। वहाँ फिर रात गई बात गई जाती है वहाँ पे। ये तो इसलिए अभी हम लोग का तकाजा है, हम लोग मिलते हैं, नहीं हो तो कम से कम बात करते हैं। लेकिन प्रहलाद जी को इस मामले में बहुत ज्ञान है, बहुत नॉलेज है, बहुत अंडरस्टैंडिंग है,
और मुझे लगता है कभी कभी कि शायद एक दिन, नेवर नो, उनको आप रूप ये सुनहले पर्दे के साथ साथ या उसके अलावा या उसके बाद आप राजनीति के भी चमकते हुए सितारे के रूप में देखेंगे। Which heroine suited you the most? Which heroine? अरे इतने सारों से काम किया तो मैं नाम तो ले ही नहीं रहा हूँ। नहीं, मैं थैंक गॉड दे ऑल हैव बीन वेरी काइंड, वेरी नाइस, वेरी अंडरस्टैंडिंग, वेरी कोऑपरेटिव। और जैसे हम कहा, हमारी जो भी पर्सनालिटी का हिस्सा हो, चाहे जो भी पर्सनालिटी जैसी भी रही हो, एक मेरे पास एक फोटे था, एक मजबूती थी मेरी सेंस ऑफ ह्यूमर में, जो मैंने शुरू से कहा है। तो इस सेंस ऑफ ह्यूमर की वजह से, गिफ्ट ऑफ द गैप की वजह से लोग मुझे बहुत पसंद करते थे। मेरा भी उसमें, और चूँकि मैं कई बार लेट जाता था शूटिंग पे, तो इन लोगों को फिर जो कॉम्पनसेट करना पड़ता था मुझको, हंसा के, खुश रख के, ये दे हैव बीन वेरी नाइस। हम तो ऐसा तो मैं कह सकता, जिसने मुझको सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया वो सबसे ज़्यादा सूट किया मुझको। लेकिन आज मैं कहूँगा कि आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल इंडीड, और ख़ासकर हेमा मालिनी जो आज हमारी फैमिली फ्रेंड है, वंडरफुल लेडी, द वंडर लेडी हेमा मालिनी, फॉर दैट मैटर आवर फ्रेंड द ग्रेट एक्ट्रेस और पर्सनालिटी रीना रॉय, पूनम ढिल्लों बहुत अच्छा रहा, पूनम ढिल्लों के साथ, डिम्पल कपाड़िया उनके साथ काम किया, अनीता राज बहुत अच्छी रही हैं करके। वैसे तो श्रीदेवी अब रही नहीं, अगर मुझसे पूछा जाए कि फेवरेट एक्ट्रेस कौन, अब एक ज़माने में मैं सुचित्रा सेन को और माधुरी मुखर्जी को बहुत मानता था, आज भी मानता हूँ उन लोगों को। मेरा कोई क्रश कहो तो एक ज़माना था, आज शायद नहीं हो, ज़माना हो गया, जब बच्चा था तब से क्रश था सोफिया लॉरेन पे। मैंने सोफिया लॉरेन को यहाँ तक बचपना और जवानी या जोश में एक ज़माने में डेटिंग करने की सोचता था कि सोफिया लॉरेन के साथ, बट था फैंटेसी बोलो जो बोलो। और आज भी मैं बहुत कदरदान हूँ इन लोगों का, आज जैसा आज मेरिल स्ट्रिप ये, बट यहाँ की फिल्म हीरोइंस का रीना रॉय का नाम लिया, हेमा मालिनी का नाम लिया मैंने, पूनम ढिल्लों का नाम लिया, डिम्पल कपाड़िया हैं, अनीता राज हैं, वैसे श्रीदेवी के साथ भी काम किया, बहुत आनंद आया। आज मुझे बहुत एलिगेंट और ग्रेसफुल लगती है हमारी हम सबों की माधुरी दीक्षित, ये तो बहुत अच्छे लोग हैं, ये बहुत ग्रेसफुल हैं। हेमा मालिनी का भी जिक्र किया, सब एलिगेंट हैं। शर्मिला टैगोर बहुत ऑल टाइम फेवरेट रही सबकी, और हमारी भी बहुत हद तक। तो ऐसे, लेकिन आप जिस कोऑपरेशन का और जिस हरकत को आप सुनना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं, उसके बदले में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ, खामोश। वन नेम आई फॉरगॉट टू टेक एंड दैट वाज ऑफ नीतू सिंह। नीतू सिंह के साथ बहुत फिल्में की। जब ऋषि कपूर का जिक्र कर रहे थे ना, तो मुझे याद आ रहा था कि नीतू बाप रे कितना मानती थी, कितना डिसिप्लिन थी। 8 बजे के बाद ऋषि ने मना किया था 8-9 बजे के बाद काम नहीं करने का। अब चाहे यश चोपड़ा जी की फिल्मों काला पत्थर करे, चाहे कुछ भी, एकदम 9 बजे घड़ी दिखा दे कि ना 8 बजे के बाद, अगर नाइट शूटिंग हो तो 9 बजे के बाद, नहीं तो 6 बजे के बाद, क्योंकि हाई कमांड से उसका और ऋषि कपूर से उसको उस समय शादी नहीं हुई थी, ऑर्डर था कि आ जाने का। इतना प्यार करते थे दोनों को, दोनों एक दूसरे को। नीतू ऑल्सो हैज बीन ग्रेट फेवरेट ऑफ आवर्स, हमारे साथ बहुत फिल्में की उसकी। थैंक यू वेरी मच, नाइस ऑफ यू, थैंक यू सो मच। आई मस्ट टेल यू वंस अगेन अ बिग थैंक्स फॉर डूइंग दिस, and you know I'm really honored again, I repeat, to have interviewed a legend like you. Arey, you're so wonderful, so kind. Thanks a lot. Thank you. Enjoyed every moment over here. Thank you.